Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 11th chapter। और ये जो सीरीज है ये सीरीज बेसिकली हिस्ट्री की है, मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका रेफरेंस मैंने बिपिन चंद्रा के बुक से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये, अगर बात करोगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो इससे बेस्ट बुक नहीं है एक्चुअली। एक ऑल्टरनेटिव जो है अवेलेबल राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, उससे भी बेटर मुझे ये लगता है। एनीवे, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, कुछ लोगों को वो पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को ये पसंद हो सकता है, तो दोनों को कवर करूंगा। पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो 11th चैप्टर है, ऑलरेडी 10 चैप्टर कवर कर चुका हूं। तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, एंड साथ में ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इसको। चैप्टर का नाम है द स्प्लिट इन द कांग्रेस एंड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो ये दोनों जो ऑकरेंस है, जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, एंड जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का जन्म हुआ, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तभी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का भी जन्म हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था 1907 में। एक्चुअली 26 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, जहां पे कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और इसके बाद ही रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का जन्म हुआ बंगाल में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का जन्म हुआ, इनफैक्ट डिवीजन हुआ, इनफैक्ट जो स्प्लिट हुआ वो क्यों हुआ। तो 1907 तक ऐसा देखा गया कि मॉडरेट जो नेशनलिस्ट थे, उनका जो मीन्स था, उनका जो हिस्टोरिकल रोल था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। इट एग्जॉस्टेड देयर हिस्टोरिकल रोल। तो जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, उनका जो हिस्टोरिकल रोल था वो काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ, और ये भी नोटिस किया गया कि लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनमें देखा जा रहा था, एंड दे वर आल्सो लैकिंग फेथ इन कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को विश्वास नहीं था मॉडरेट में, बिकॉज वो कंटिन्यूअस फेल हो रहे थे। उनका जो मतलब उनका अप्रोच था वो ये था कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर हम लोग अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म लाएं और सेल्फ गवर्नेंस की तरफ बढ़ें, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं दिख रहा था। ठीक है, एंड उनका जो प्रोपेगेंडा था वो भी मास तक, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। इट डिड नॉट रीच टू द मासेस, नॉर डिड दे ऑर्गेनाइज एनी ऑल इंडिया कैंपेन्स। तो वो ऐसा देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कैंपेन्स में भी ऑर्गेनाइज करने में भी सक्षम नहीं दिख रहे थे। Their politics would be able to persuade the rulers to introduce economic and political reform। तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो बस यही थी कि वो चाहते थे कि जो रूलर है हमारे कंट्री में, वो कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म लाए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अगर सरकार ला देती है तो कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस भी मिल जाएगा। तो ये उम्मीद में वो लोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, सरकार के अगेंस्ट नहीं जाते थे। हालांकि क्रिटिसाइज करते थे, डिमांड अपनी रखते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही जैसे एक्सट्रीमिस्ट करते थे कि भाई इनको उखाड़ फेंकना है, वो वाला उनमें नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They were also not able to keep pace with the events. They were also failed to meet the demands of the new stage of the national movement. In fact, जो यूथ थे उनकी डिमांड को भी ये लोग मीट नहीं कर पा रहे थे। सो दीज ऑल वर द फेलियर्स ऑफ मॉडरेट, व्हाई दे वर एक्चुअली एग्जॉस्टेड देयर हिस्टोरिकल रोल। नेक्स्ट, द ब्रिटिश हैड बीन सस्पिशियस ऑफ द नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स जब कांग्रेस बनी थी तो वो काफ़ी फेथफुल थे कांग्रेस को लेकर। एक्चुअली शुरू से ही ब्रिटिशर्स क्या थे, नेशनल कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं सस्पिशन में रहते थे, कहीं ना कहीं डाउट उनके मन में रहता था कि कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस, चाहे वो मॉडरेट के द्वारा हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा ही है। उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। एंड शुरू में वो लोग होस्टाइल नहीं थे, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस को लेकर,
बट बाद में धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि वो लोग जो है मॉडरेट के होने के बावजूद भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगे। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कांग्रेस, और ये भी चाहने लगे ब्रिटिशर्स कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस का खात्मा कर दिया जाए, इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स का ये भी मानना बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि गलत नहीं होगा कि वो एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन की तरह मानते थे कांग्रेस को। इनफैक्ट 1888 में लॉर्ड डफरिन, उस समय के वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा कहा कि इट इज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली द एलाइट एंड इट इज लाइक ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एलाइट को ही दिखाता है, और ऐसे एलाइट को जो खुद हम ही लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसी शुरू में क्या थी कांग्रेस को लेकर? सो बेसिकली मेकर्स फेल्ट दैट द मॉडरेट लेड कांग्रेस कुड बी इजीली फिनिश्ड। तो उनको लगता था कि मॉडरेट को फिनिश करना बहुत ही आसान है, बिकॉज वो लोग वीक थे एंड उनका कोई पॉपुलर बेस नहीं था। मॉडरेट के पीछे कोई, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी जनता उनके साथ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्जन ने इन पार्टिकुलर क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को। इनफैक्ट उनको सपोर्ट मिला कर्जन को जॉर्ज हैमिल्टन का। ही परस्यूड दिस पॉलिसी ऑफ बीइंग कि मतलब कांग्रेस को बड़ी आसानी से फिनिश किया जा सकता है। इसमें कर्जन ने ये कहा, माई पॉलिसी एवर सिंस आई केम टू इंडिया हैज बीन टू रिड्यूस द कांग्रेस टू इम्पोर्टेंस, बिल्कुल ही एकदम खत्म कर देना, इसको कोई पावर ना रहे। In 1904 he had insulted the Congress by refusing to meet its delegation। ठीक है, तो इनको आमंत्रित किया गया था लॉर्ड कर्जन को कांग्रेस को द्वारा, लेकिन कर्जन नहीं आया उसमें, और ऐसे करके उसने कांग्रेस को इंसल्ट भी किया। द पॉलिसी वाज चेंज्ड। अब देखो एक टाइम आया कि जो कांग्रेस के को लेकर जो पॉलिसी रखी थी ब्रिटिशर्स ने, वो अचानक से चेंज हो गई। कब चेंज हुई? जब स्वदेशी मूवमेंट आया, बायकाट मूवमेंट शुरू हो गया बंगाल विभाजन के दौरान, एंड कहीं ना कहीं इसके बाद मिलिटेंट नेशनलिस्ट का जो ट्रेंड देखा जाने लगा। तो जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उनको लगा कि अब इसको चेंज करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ स्मीयरिंग द मॉडरेट्स, द पॉलिसी वाज टू बी दैट ऑफ रैलिंग। New policy known as the policy of carrot and stick was introduced। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अब देखो हुआ क्या कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट फेमस हुआ और 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बट गई। ठीक है, तो सरकार जो थी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई शुरू करवा दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। शुरू में तो ये मॉडरेट ही थे कांग्रेस में बस, तो इनको रिप्रेस करने की कोशिश करते थे ये लोग ब्रिटिशर्स, लेकिन बाद में ऐसा देखा कि अगर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाई चलती रहेगी तो इससे काफी फायदा होगा, डिवाइड एंड रूल करने में काफी मजा आएगा। ठीक है, तो पॉलिसी चेंज कर दी इन्होंने जो नई पॉलिसी लाई उसको कहा गया द कैरेट एंड स्टिक। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझ लो अभी। रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन। अब ये है क्या? अब देखो मैं इसको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। एक्सट्रीमिस्ट को ब्रिटिशर्स ने कहा कि दे हैज टू बी रिप्रेस्ड, दे वेयर टू बी रिप्रेस्ड। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को। मॉडरेट को कहा कि चलो अब इनको कुछ कंसेशन दे देंगे एंड कुछ प्रोमिसेस कर देंगे। तो इनके मॉडरेट को लेकर कॉन्सिलिएशन का इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी में अपना चेंज किया। बोला कि मॉडरेट को कंसेशन देंगे, ठीक है, कंसेशन देंगे, और प्रॉमिसेस, झूठे वादे वगैरह करने शुरू कर दिए। ठीक है, एंड वंस द मॉडरेट्स फेल इनटू द ट्रैप, द एक्सट्रीमिस्ट कुड बी सप्रेस्ड थ्रू द यूज ऑफ फुल माइट ऑफ द स्टेट। तो सप्रेशन हो गया। रिप्रेशन, कंसिलिएशन एंड सप्रेशन, ये तीनों पॉलिसी को मिला के बनता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है, जो कि स्वदेशी एंड बायकाट मूवमेंट के दौरान लाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। Neither the moderates nor the extremists were able to understand the official strategy and consequently suffered a number of reverses।
तो देखो इनके मोटिव को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मतलब थॉट प्रोसेस था, इसके बिहाइंड में जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था, उसको ये लोग समझ नहीं पाए, मॉडरेट भी नहीं समझ पाए और एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं समझ पाए। इसके वजह से इनको काफ़ी लॉसेस भी सहने पड़े। अब देखो, लॉर्ड मिंटो थे उस समय के वायसराय और जॉन मार्ले थे सेक्रेटरी। तो इन्होंने मिल के मार्ले मिंटो सुधार लाया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने मॉडरेट्स को चारा की तरह रिफॉर्म के जरिए चारा दिया मॉडरेट को 1906 में, और मॉडरेट ने उसको मान भी लिया, ठीक है, मान भी लिया। और जो मतलब चारे में जो दिया गया था मॉडरेट को कि भाई हम जो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन आपको एक्सट्रीमिस्ट का साथ नहीं देना होगा, उनसे दूर रहना होगा। तो इस चारे में फंस गए बेचारे मॉडरेट, और ये लालच में फंस गए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म होगा, हमें सेल्फ गवर्नेंस का राइट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट वाज ए टोटल स्प्लिट इन द नेशनलिस्ट रैंक, ठीक है। ब्रिटिश वेयर टू फॉलो द टैक्टिक ऑफ डिवाइडिंग द मॉडरेट्स लेटर ईयर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 1924 में स्वराजिस्ट के विरुद्ध, स्वराजिस्ट वगैरह में लड़ाई कराने की कोशिश की थी। 1936 में नेहरू एंड लेफ्टिस्ट के बीच में लड़ाई कराने की सोच रखी थी। बट बाद वाला जो ये सब टैक्टिक्स था, एक्चुअली लोग समझ चुके थे, एंड इस चारे को मतलब निगलने से मना कर दिया, और एक्चुअली यूनाइटेड रहे, दे रिमेन यूनाइटेड डिस्पाइट डीप डिफरेंसेस। तो ये लोग एक्चुअली बाद में समझ चुके थे, बिकॉज पहले भी देखा हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कैसे चारे में फंसा के और स्प्लिट करवा दिया था, तो बाद में पता था। लेकिन ये टैक्टिक्स बाद में भी अपनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। ग्रेट डील ऑफ पब्लिक डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया 1905 से 1907 के बीच में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में पब्लिक डिबेट और डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया 1905 से लेकर 1907 तक, ठीक है। ये किस लिए शुरू हुआ? बिकॉज जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें मॉडरेट चाहते थे कि वो बंगाल तक ही लिमिटेड रहे, पूरे भारत में नहीं फैलना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये पूरे इंडिया में फैले। साथ में मॉडरेट चाहते थे कि जो बाइकाट था वो बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स तक ही सीमित रहे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाइकाट जो है वो बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड प्लस बाइकाट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, स्कूल्स वगैरह हर फॉर्म से बाइकाट करना चाहिए। इन मुद्दों पे एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया, जो चलता रहा 1905 से 1907 के बीच में, और फाइनली 1907 में क्या हुआ आपको पता ही है, स्प्लिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कैलकाटा कांग्रेस सेशन हुआ 1906 में, इसमें भी इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और ये लड़ाई चल रही थी कि कौन प्रिजाइड करेगा कांग्रेस को, प्रेसिडेंटशिप पे लड़ाई चल रही थी। एंड बट उसी समय स्प्लिट हो जाता, लेकिन ये स्प्लिट को अवॉइड किया गया बाय चूजिंग दादा भाई नौरोजी एज द प्रेसिडेंट। तो दादा भाई नौरोजी को एक्चुअली सब जो लोग थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, वो बहुत ही आइडियल मानते थे, इसलिए ये स्प्लिट उस साल तो अवॉइड हो गया, 1906 में अवॉइड हो गया। और साथ में 4 कॉम्प्रोमाइजेज रिजोल्यूशन ऑन द मैटर ऑफ स्वदेशी, बाइकाट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स वेर पास्ड। ये डिमांड पास किया था एक्चुअली मनवाने के लिए एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन पास करना होगा स्वदेशी इशू पे, बाइकाट इशू पे, नेशनल एजुकेशन इशू पे, सेल्फ गवर्नमेंट पे, ठीक है। और एक्चुअली मॉडरेट इसको नहीं मान रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट वेयर कन्विंस्ड दैट द बैटल फॉर फ्रीडम हैड बिगन। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि यही टाइम है, एक्चुअली पूरी जनता का सपोर्ट है, और क्यों ना अंग्रेजों को अभी ही भगा दिया जाए। लेकिन मॉडरेट ऐसा नहीं चाहते थे। मॉडरेट स्पेशली फिरोज शाह मेहता जो लीड कर रहे थे मॉडरेट को, ये बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि आप अभी, वो सोच रहे थे कि अभी का ऐसा टाइम नहीं है। उनका सोचना था कि अगर फुल फ्रीडम की बात करें, अगर हम लोग रिवोल्ट पे आ जाए तो बड़ी आसानी से ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, बड़ी आसानी से हमें सप्रेस कर सकती है। एंड इनफैक्ट अरविंदो घोष का मानना था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनका मानना था कि ये टाइम बिल्कुल आ गया है कि अभी हम लोग फुल फ्रीडम के लिए लड़ें और इसको
पाए भी, लेकिन यही मतलब दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया, दोनों की सोच में अंतर आ गया और जिसके वजह से स्प्लिट हो गया। आगे बढ़ेंगे। मॉडरेट लेड बाई फिरोज शाह मेहता वेयर नो लेस डिटरमाइंड ऑन द स्प्लिट। वो बिल्कुल ऐसा मतलब कोई भी कंसेशन देना नहीं चाहते थे फिरोज शाह मेहता, वो तो मतलब चाहते थे कि स्प्लिट हो ही जाए कांग्रेस में। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड केयरफुली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। उनका मानना था कि 20 ईयर्स मतलब पिछले 20 सालों में बड़े ही मतलब केयरफुल वर्क के द्वारा कांग्रेस को बनाया गया है। एंड कहीं ना कहीं अगर एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर काम करेंगे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसे सप्रेस कर देगी और कांग्रेस का जो औचित्य है वो खत्म हो जाएगा। Moderates thought that their dream of Indian sharing political and administrative powers was going to come true। ठीक है, मॉडरेट्स का ये भी मानना था कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमें मिलेगा वो भी बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा, वो सच होने वाला है। बिकॉज मार्ले और मिंटो ने जो चारा दिया था उसमें वो फंस रहे थे। गोखले एंड तिलक अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो गोखले और तिलक जो है ऐसा नहीं था कि कोई ब्रिटिश के चाल को नहीं समझ रहा था, गोखले और तिलक समझ रहे थे। गोखले थे मॉडरेट साइड से, तिलक थे एक्सट्रीमिस्ट साइड से। ये दोनों नहीं चाहते थे कि स्प्लिट हो, ये समझ रहे थे प्रॉब्लम को। लेकिन अब गोखले दब गए बेचारे फिरोज शाह मेहता के चक्कर में, और तिलक अपने फॉलोअर्स के चक्कर में फंस गए और आखिरकार स्प्लिट हो ही गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन दिसंबर 1907 26 दिसंबर 1907 सूरत में, जो कि पड़ता है ताप्ती रिवर के बैंक पे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जमा हुए। एक्सट्रीमिस्ट पहले से ही जमा थे वहाँ पे, एक्चुअली कैंपेन कर रहे थे 3 दिन से मॉडरेट के अगेंस्ट में, और वो चाहते थे कि गारंटी मिल जाए, जो 4 रेजोल्यूशन थी जो पास हुई थी उनमें गारंटी मिल जाए मॉडरेट के द्वारा। एंड मॉडरेट जो थे वो कहीं ना कहीं ये अड़े हुए थे कि हम तो देंगे नहीं कुछ भी और स्प्लिट होना ही चाहिए। एंड टू फोर्स द मॉडरेट टू डू सो दे डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट द ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द ईयर रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष को एक्चुअली मॉडरेट ने इलेक्ट किया था 1907 के प्रेसिडेंटशिप के लिए, लेकिन उसको मान नहीं रहे थे एक्सट्रीमिस्ट और अपोज कर रहे थे उनका प्रेसिडेंट का बनना, ठीक है, रास बिहारी घोष का। और इसके वजह से क्या हुआ, 1600 डेलीगेट्स जो थे तुरंत ही साउटिंग करने लगे, एक दूसरे के ऊपर चेयर फेंकने लगे, और भीड़ में से किसी अननोन व्यक्ति ने जूता निकाल के मार दिया डायस पे, और वो लगा जूता जाके फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जिया को, जिसकी वजह से माहौल और गर्म हो गया। ठीक है, माहौल और गर्म हो गया। तिलक ने चाहा कि कहीं ना कहीं इसको ठंडा किया जाए, बट वो ठंडा हुआ नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली पुलिस आई, पुलिस ने मामले को शांत किया और अल्टीमेटली डिवीजन हो ही गया। लास्ट में तिलक ने ये भी कोशिश की कि मतलब बचाया जा सके कैसे भी। तिलक ने एक्सेप्ट किया रास बिहारी घोष को एज ए प्रेसिडेंट, एंड अपना कोऑपरेशन भी ऑफर किया फॉर द सेक ऑफ कांग्रेस यूनिटी। बट फिरोज शाह मेहता बिल्कुल अड़ गए और उनके कलीग्स भी उनको साथ दे दिया कि बोला नहीं, हम लोग अब तो भाई स्प्लिट ही चाहते हैं। एंड इसके वजह से स्प्लिट हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉन्च किया एक मैसिव अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट। बिकॉज सरकार तो मॉडरेट को सपोर्ट कर रही थी और चाहती थी कि एक्सट्रीमिस्ट कैसे भी दब जाएं, और उनको मौका भी मिल गया बिकॉज डिवीजन हो चुका था, स्प्लिट हो चुका था कांग्रेस के बीच में। तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, एंड तिलक को अरेस्ट कर लिया गया और मंडाले जेल में भेज दिया गया 6 साल के लिए। और अरविंदो घोष को भी उन पे चार्ज लगाया गया, उनकी आइडियोलॉजी पे रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी केस उन पे लगाया गया, बट वो इनोसेंट जज किए गए बाद में। उनके ऊपर जो डिसीजन आया वो इनोसेंट का आया, लेकिन इसके तुरंत ही बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया अरविंदो घोष ने, और पौंडीचेरी चले गए और एक रिलीजन उन्होंने टेकअप किया वहाँ पे जाके। ठीक है, बीसी पाल ने भी बीसी पाल थे लाल बाल पाल वाले में से, जो कि करम दल के नेता थे, उन्होंने भी टेम्पररी रिटायरमेंट ले लिया। लाला लाजपत राय ने भी
देश छोड़ के एक्चुअली ब्रिटेन चले गए 1908 में, फिर 1909 में आए, उसके बाद फिर चले गए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का जो लीडरशिप था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट भी गए और मॉडरेट को भी मतलब जो बेट दिया था उसमें बाद में पता चला कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो जो पार्लियामेंट सुधार आया उसमें स्वराज की तरफ कुछ भी ऐसा कदम नहीं था, भारत अभी भी डेपोटिज्म में ही जी रहा था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। Extremists were not able to organize, sustain the movement. The government had won at last for the movement, at least for the moment. Firoz Shah Mehta, a resuscitated, renovated and reincarnated कांग्रेस, इन्होंने बोला कि उस समय एक्सेप्ट किया कि नहीं अब कांग्रेस बिल्कुल सही हो गई है, रिनोवेटेड हो गई है, रीइनकारनेटेड हो गई है और कांग्रेस तो प्रॉपर काम करेगी। बट वो जो स्पिरिट था वो चला गया, लोगों के बीच में भी एक फेथ था वो भी खत्म हो गया, एंड रिस्पेक्ट सपोर्ट लोगों का भी खत्म हो गया। तो मॉडरेट का भी काम धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर 1908 द नेशनल मूवमेंट एज ए होल डिक्लाइंड, बिकॉज जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वो भी डिक्लाइन हो गया, बिकॉज लीडरलेस हो गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट्स, और अगर बात करें कंट्री एज ए होल की, तो वो डिसअपॉइंट हुआ काफ़ी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो कि 1909 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1909 में, उसने हालांकि इंक्रीज तो किया नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट मोस्ट ऑफ द जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। एंड इनफैक्ट एक इंडियन को अपॉइंट किया जाने लगा गवर्नर जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, लेकिन फिर भी अल्टीमेट पावर था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास ही था। एक और डेटा है, 68 मेंबर्स में से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 मेंबर्स में से 36 वेयर ऑफिशियल एंड 5 वेयर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल। एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 27 इलेक्टेड मेंबर्स 6 वेयर इलेक्टेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 2 बाय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। परमिटेड, they were also permitted to permitted the act basically permitted the members to introduce resolutions. It also increased their powers to ask questions, and voting on the separate budget items was allowed. No real power and remained mere advisory body. तो इंडियन जो ये बेसिकली जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो अभी भी एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ही काम कर रहा था, रियल पावर अभी भी नहीं आया था। तो एक तरीके से जो मतलब मार्ले मिंटो ने जो लालच दिया था मॉडरेट को कि भाई स्वराज मिलेगा, सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। तो सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ नहीं मिला और अल्टीमेटली सब लोग डिसअपॉइंट हुए। रियल पर्पस जो था मार्ले मिंटो रिफॉर्म का वो यही था कि नेशनलिस्ट रैंक को डिवाइड किया जा सके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, एंड जो नेशनलिज्म था उसको चेक किया जा सके, जो यूनिटी था उसको चेक किया जा सके, एंड जो ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर निकल के आता है। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर विच द मुस्लिम could only vote for the Muslim candidate in the constituency specifically reserved for them. तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम इंडिया में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही लाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कम्युनलिज्म किस रिफॉर्म में फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंड ऑफ 1907 में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया निकल के सामने जिसको नोट करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। जो इम्पेशेंट यंग मेन थे बंगाल के, जो कि एक्चुअली मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, एक्सट्रीमिस्ट भी फेल हो गए थे, मॉडरेट भी फेल हो गए थे, तो अब ये जो यंग मेन थे बंगाल के वो क्या करें, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज्म, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाला पाथ अपना लिया, ठीक है। इनमें से बहुत बड़े नाम आते हैं, जैसे कि अब एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट जो थे could neither create a viable organization to lead the movement nor could they really define the movement in a way that differed from that of the moderates.
तो एक्सट्रीमिस्ट भी फेल हो गए थे, ठीक है। दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू पुट बिफोर पीपल न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद एक्सट्रीमिस्ट को एक्चुअली ये जो यंग मैन थे इनका गाइड बनना चाहिए था, इनको एक्चुअली पाथ दिखाना, क्या करना है, क्लियर कट गोल, ये सब कुछ नहीं था। कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये सब एक्चुअली डिटरमाइन करने में एक्सट्रीमिस्ट भी फेल हो गए। नेक्स्ट, द युगंतर, एक न्यूज़पेपर थी युगंतर, उसने 1906 अप्रैल में ये लिखा, ये एक्चुअली छपा था जब पुलिस असॉल्ट हुआ पीसफुल बरिसल कॉन्फ्रेंस पे। तो इन्होंने ये लिखा था कि द 30 करोड़ ऑफ पीपल इनहेबिटिंग इंडिया, उस समय 30 करोड़ आबादी थी हमारी, must raise their 60 crores of hands to stop this curse of oppression. Force must be stopped by force. तो युगंतर ने कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी आइडियाज को हवा भी दिया था, ठीक है। रिवोल्यूशनरी यूथ का जो मोटो था, उनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था कि भाई हम लोग हत्या करेंगे अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में एक टेरर पैदा होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक पैट्रियोटिक इंस्टिंक्ट पैदा होगा कि भाई देखो हमारे देश में जो गलत कर रहे हैं उसकी हत्या हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब पैट्रियोटिक इंस्टिंक्ट लोगों में जमा होगा, लोगों के दिलो दिमाग में बसेगा। एंड इंस्पायर देम एंड रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी, तो लोगों को इंस्पायर भी करेंगे और फियर ऑफ अथॉरिटी भी खत्म होगी। एंड कंसिक्वेंट ट्रायल, अगर मान लीजिए किसी बंदे का हो भी जाता है, मान लीजिए कि मैं एक रिवोल्यूशनरी यूथ हूँ और मैंने मार दिया किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को जो कि अनपॉपुलर है, जो कि काफ़ी अनपॉपुलर है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए मुझे ट्रायल किया गया, मुझे फांसी की सज़ा भी दी गई, तो इससे भी एक प्रोपेगेंडा बाय डीड एक पैदा होगा, लोगों में एक मतलब ऐसा भावना आएगा कि चलो भाई मरा भी तो देश के लिए मरा, और ऐसे और भी लोग सामने आएंगे। तो ये सब सोच रही थी रिवोल्यूशनरी यूथ के माइंड में। यहाँ पे अगेन एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ने यंग पीपल को डाउन किया। एक्चुअली इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने प्रेज किया इनके सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस को, यूथ के एंड करेज को, बट इट फेल्ड टू प्रोवाइड ए पॉजिटिव outlet for their revolutionary energies and to educate them on the political difference between a evolution based on activity of masses and revolutionary feeling based on individual action. तो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे, यूथ को रास्ता दिखा सकते थे, आउटलेट दिखा सकते थे कि ये आउटलेट है, यहाँ काम करना है, और उनको डिफरेंस भी समझा सकते थे कि एक मास एक्टिविटी क्या होती है और एक इंडिविजुअल एक्शन क्या होता है। लेकिन ये एक्ट भी समझाने में एक्सट्रीमिस्ट यंग पीपल को फेल हो गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वो फिर इंडिविजुअल हीरोइज्म, ठीक है, और रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की तरफ लोग झुक गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मैं यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 में वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने एक रिवोल्यूशनरी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की गठन किया था जिसका नाम था अभिनव भारत, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी जिसको बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभिनव भारत क्या था, तो आपको आंसर देना है एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। 1907 में एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया कि बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी जान ली जा सके, लेकिन इस दौरान में एक्चुअली ये अनसक्सेसफुल हो गया, ये बच गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। 1908 के अप्रैल महीने में प्रफुल्ल चाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, एंड खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंका था एक कैरेज के ऊपर विच दे बिलीव्ड वाज ऑक्युपाइड बाय किंग्सफोर्ड, जो कि एक अनपॉपुलर जज था मुजफ्फरपुर का, अनपॉपुलर जज था और मुजफ्फरपुर में एक्चुअली ये कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड, जो कि अनपॉपुलर जज था मुजफ्फरपुर में, इसके ऊपर फेंका। उनको लगा कि ये जो कैरेज है इसमें वही जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली गलत साबित हुआ और उस कैरेज में 2 महिलाएं थी, इंग्लिश महिलाएं, और वही बेचारी मारी गई, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को शॉट कर लिया, खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस का ट्रायल हुआ और उनको
हैंग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति अगेन एंड जुगंतर, ये दोनों अगेन एक रिवोल्यूशनरी टेररिज्म आउटफिट था। एसेसिनेशन ऑफ ऑपरेसिव ऑफिसर्स इनका टारगेट रहा एंड इनफैक्ट जो इन्फॉर्मर्स थे, ट्रेटर्स थे, उनको भी ये लोग हत्या कर देते थे, उनकी ओन रैंक्स के भी हों तब भी। डकैती भी करते थे, इनफैक्ट ये वाले जुगंतर वाले तो और भी ज़्यादा डकैती करते थे। भाई फंड तो चाहिए, लेकिन फंड वो आएगा कहाँ से? तो आर्म्स खरीदना है, ये सब करना है, तो फंड के लिए लोग डकैती करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इन्होंने किया अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल टू किल द वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को मारने में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किसका था? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का। इस दौरान जो बम फेंका हार्डिंग के ऊपर इन्होंने, उससे उसको आहत हुआ, उसको बम लगा और वो घायल हुआ, बट वो मरा नहीं। वो उस समय राइड कर रहा था एलिफेंट इन द स्टेट प्रोसेशन। ठीक है, एलिफेंट हाथी पे वो चढ़ के जा रहा था जिस दौरान उसके ऊपर बम फेंका गया। एसेसिनेशन ऑफ कर्जन का भी ट्राई किया गया। ठीक है, लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन के ऊपर बम फेंका गया। एसेसिनेशन की ट्राई किया था वाइल इन लंदन बाई मदन लाल ढींगरा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्जन का लंदन में हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। आगे बढ़ेंगे। रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑल्सो इस्टेब्लिश सेंटर्स अब्रोड। ऐसा नहीं खाली इंडिया में ही, बाहर विदेशों में भी इन्होंने अपने सेंटर बनाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे श्यामा जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर एंड लाला हरदया लंदन में, मैडम कामा एंड अजीत सिंह इन यूरोप। ठीक है, ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। डिस्पाइट देयर स्मॉल नंबर्स एंड इवेंचुअल फेलियर, दे मेड ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ऐसा रहता है कि एक्चुअली इनका मास बेस नहीं था। अब ये तो थे टेररिस्ट थी, मतलब रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था इनको। लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये इनका नंबर काफ़ी छोटा था, बिकॉज हर बंदा ये नहीं करना चाहता था। बट इनका जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द नेशनलिज्म इन इंडिया, वो बहुत ही वैल्यूएबल रहा। और लोगों को ये बात समझ में आई कि यार ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, देश के लिए लोग मर भी सकते हैं। ऐसा भी मतलब फीलिंग एक नेशनलिज्म का इन्होंने इंस्टिल किया आम जनता के दिमाग में। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।